जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इमरान खान साहब की रिहाई का एक प्लान कौमी असम्बली में दिया, जिससे उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। प्लान क्या था और उसे रिजेक्ट क्यों किया गया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अमेरिका ने भी 8 फरवरी के इलेक्शंस को मुतनाज़ा करार दे के उनके खिलाफ तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। ये तहकीकात होंगी या नहीं होंगी और कैसे होंगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फैसल वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। क्यों माफ़ी मांगी, पूरी डिटेल आपको इसी वीलॉग में मिलेगी। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में से ऑपरेशन निकल चुका है, अब सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम रह गया। ऑपरेशन कहाँ चला गया और क्या अब ऑपरेशन नहीं होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले हफ्ते अदम इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन अनाउंस किया था और वो बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म साहब के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज निकली थी, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हो रहा है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा। और इसके बारे में कहा गया कि एपेक्स कमेटी के अंदर इसके ऊपर डिबेट हुई और फिर यह फैसला हुआ कि ये ऑपरेशन अनकरीब शुरू कर दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन आई, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खड़े हो गए, फिर ANP भी खड़ी हो गई। और आज क्योंकि सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर एक जिरगा भी चल रहा था, उसकी जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक उसकी फाइंडिंग सामने नहीं आई, लेकिन गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हो गया कि जिरगे के अंदर क्या कहा जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की एक APC भी बुलवा ली थी पेशावर के अंदर, और वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दावत दे दी गई थी कि ताकि सब लोग इकट्ठे बैठ के फैसला करें कि अगर ये ऑपरेशन किया जाता है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं, या हमारी तरफ से क्या शराइत पेश की जानी चाहिए। तो इसके बाद आज ये पता चला है कि कल के कैबिनेट के इजलास के अंदर भी ये हुआ था और आज फिर बाकायदा बता दिया गया कि अब ये ऑपरेशन नहीं होगा, ये सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम रह गया है। और ये अज़्म इस्तेहकाम भी एक स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी का ताल्लुक 2021 के उस नेशनल एक्शन प्लान के साथ है जो इमरान खान साहब के दौर में मंजूर हुआ था, और उसके 14 नकात थे और उन 14 नकात के ऊपर अब अमल दरामद किया जाएगा। तो अब मेरा ख्याल ये है कि शायद रियासत या गवर्नमेंट ऑपरेशन से पीछे हट गई है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की और फिर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लिहाजा जब इसके साथ से ऑपरेशन हट जाएगा तो फिर अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एतराज़ कर सकेगी, क्योंकि अब हुकूमत ये व्यू ले रही है कि जनाब ये तो हम वो काम है जो आपने छोड़ा था उसे आप मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो नेशनल एक्शन प्लान दिया था 5 जून 2021 को, उसके जो 14 नकात थे आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, तो अब हम उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जवाब नहीं होगा कि या तो वो ज़ाहिर है फिर अपने पुराने प्रोजेक्ट को मानेंगे, और अगर वो उसको तस्लीम नहीं करते तो फिर ये ज़ाहिर है ये जो एतराज़ होगा फिर उसका मजाक उड़ाया जाएगा कि जनाब आपका अपना प्लान था, अब तो हम उसके ऊपर सिर्फ अमल कर रहे हैं क्योंकि आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है बैकफुट पे चली जाएगी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे चलेगी और उसने ऑपरेशन का लफ्ज़ इसमें से निकाल दिया। अब ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम रह गया। और ये जो अज़्म इस्तेहकाम है ये भी 2021 का जो नेशनल एक्शन प्लान था उसकी एक्सटेंशन है। तो आज की एक नई चीज़ थी जो आपके सामने रख रहा हूँ। फैसल वाडा साहब जिन्होंने ये फैसला किया था, जिन्होंने ये ऐलान किया था, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीविज़न शोज़ में ऐलान करते थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फेस करूंगा, और अगर तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए मुझे। बल्कि उनका ये भी कहना था कि फांसी लगाना है तो फांसी भी लगा दें, ज़्यादा जेल भेज देंगे, जेल भिजवा दें, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो पाकिस्तान की पगड़ी उछालेगा मैं उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना के उसके साथ खेलूंगा। और ये जो सारा इशू है, आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब की जो एक स्टेटमेंट थी उससे स्टार्ट हुआ था। उनकी जो फैमिली की स्टेटमेंट है, जो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, उसके ऊपर सारी डिबेट शुरू हुई थी। वो चीज़ें निकल गई, लीक हो गई या लीक कर दी गई, और मीडिया में जब वो बहुत ज़्यादा प्ले अप होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले लिया था और उन्होंने फ्रीकैन को बुला लिया, गवर्नमेंट को बुला लिया, और जस्टिस साहब भी उस पर खासे नाराज़ हुए। तो उस पर फिर आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ कि जी मैंने वक्त पे अपनी नेशनलिटी ड्रॉप नहीं की थी,
तो जजिस जो हैं वो इससे क्यों अपने आप को अलग समझ रहे हैं, या वो क्यों मुकद्दस गाय है। और उसके बाद फिर उनका बड़ा मशहूर फिक्रा था कि इनकी पगड़ियों का फुटबॉल बना के खेलूंगा, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर फिर अदालत ने नोटिस ले लिया, फिर बाकायदा बुलाया गया सबको कि आए जनाब आप पेश हों। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इसी टाइप की बात की थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने फौरी तौर पर माज़रत कर ली थी। अनकंडीशनल अपॉलोजी उनकी तरफ से जमा हो गई थी। और फिर जब हेयरिंग हुई तो फैसल वाडा साहब जो थे उनके वकील ने अपॉलोजी नहीं की थी, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मौका दिया कि आपके पास कुछ दिन दे रहे हैं हम, और उसमें रीथिंक करें। रीथिंक करने के बाद आप अगर अपॉलोजी करते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज फैसल वाडा साहब ने अपनी अपॉलोजी जमा करवा दी है, और उसमें उनका ये कहना था कि जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर मैंने आलम दीन से रब्ता किया, फिर उनसे पूछा कि इस ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कुरान मजीद का मुतालिया किया, तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी लेनी चाहिए। लिहाजा मैं सिद्ध के दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। तो अब इस केस का फैसला जो है 28 जून को होना है, यानी कि एक दिन छोड़ के। तो मुझे यूँ लगता है कि फैसल वाडा साहब की जो प्ली है उसको मंजूर कर लिया जाएगा, और इन दोनों को शायद नोटिस जारी करके या वार्निंग दे के इनको कहा जाए कि ठीक है, आइंदा आपने अपने मामला दुरुस्त रखने, और आप में से कोई शख्स अदलिया के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर आपने बात की तो फिर आपके साथ वो सलूक होगा जो आपके साथ सलूक होना चाहिए। तो हो सकता है कि फैसल वाडा साहब को अब राहत मिल जाए, लेकिन ये इनकी आखिरी गलती होगी। बहरहाल इस चीज़ से साबित हो गया कि अदालत जो है उसके सामने हर शख्स नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि कोई शख्स भी नहीं खड़ा हो सकता, अल्टीमेटली माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो फैसल वाडा साहब ये बात अगर पिछली हेयरिंग पे कर लेते, उससे पहले कर लेते, या जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माफ़ी मांगी थी तो उस वक्त ये मांग लेते, तो आज हो सकता है कि सूरत मज़ीद बेहतर होती। तो अब लोग बड़ी हैरत से फैसल वाडा साहब की तरफ देख रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पुराने वर्जन जो है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फांसी लगा दें, मुझे मारना मार दें, मुझे जेल में फेंकना फेंक दें, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसके क्लिप्स निकाल निकाल के अब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं। अब अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान यानी कांग्रेस का इजलास हुआ था, उसके अंदर एक करारदाद पेश की गई। अब ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, और ये जो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होती हैं वो ऐसी रेजोल्यूशंस होती हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट पाबंद नहीं होती कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाए या ना करवाए। बहरहाल गवर्नमेंट आज़ाद होती है कि वो अगर चाहे तो इसके ऊपर अमल दरामद करवा सकती है, और अगर ना चाहे तो वो खामोश रह सकती है। इसको कहते हैं नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। तो लिहाजा एक नॉन बाइंडिंग करारदाद पेश हुई जिसमें 368 लोगों ने पाकिस्तान के इलेक्शंस के खिलाफ वोट दिया, जबकि 7 लोगों ने उसकी हमायत की, और 368 जो कांग्रेसमैन हैं उनके करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे वो गलत हुए थे, उसके अंदर लोगों को वोट देने का हक प्रॉपर नहीं दिया गया था, और फिर उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट्स हैं उनके ऊपर एतराज़ है। लिहाजा करारदाद के अंदर लिखा गया कि फौरी तौर पे उन इलेक्शंस की तहकीकात होनी चाहिए, और जो शख्स मजलूम है, जिस शख्स का मैंडेट है, उसे वो मैंडेट मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी है, जो यहाँ पे मीडिया के ऊपर पाबंदी है, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उसके ख़िलाफ़ भी उसके अंदर लाइनें डाली गई, और ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इंश्योर किया जाए कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जश्न मना रही है, और जश्न बनता भी है। मेरा ख्याल है अगर अमेरिका में भी ये महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई या 8 फरवरी के इलेक्शंस ठीक नहीं थे, तो अब मेरा ख्याल है हमें ये बात तो मान लेनी चाहिए, कम से कम अमेरिका की मान लेनी चाहिए। और अगर कोई तहकीकात हो जाएं तो बहुत अच्छा है, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम एक जो सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर सिस्टम की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये सिस्टम जो चीज़ भी पैदा करेगा लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है अब इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इस बात को सीरियस लिया जा रहा है। अब बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो भी हमारे इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रही, तो लिहाजा ये गवर्नमेंट जो है ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट फिर नहीं रहेगी। जब ये लेजिटिमेट नहीं रहेगी तो फिर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो इनके मुआहदे हैं उनको दुनिया किस नज़र से देखेगी, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि इस करारदाद का इफेक्ट अब IMF के एग्रीमेंट के ऊपर लाजमी होगा। आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि अगर इमरान खान साहब मुश्किलात में हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें, और बैठ के मामला जो हैं ठीक किए जा सकते हैं। तो उन्हें दोबारा दोस्ती का हाथ इमरान खान साहब की तरफ बढ़ा दिया, और साथ उन्होंने कहा कि मैं पूरे ईवान को मुतवज्जो करके और स्पीकर साहब आपको गवाह बना के ऑफ़र कर रहा हूँ, दोबारा ऑफ़र कर रहा हूँ कि जनाब हमारे साथ बैठें ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए। फिर उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब का जिक्र किया कि उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की है। काश वो उस तकरीर के अंदर ये भी जिक्र कर देते कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था
और मैंने सुप्रीडेंट जेल सुप्रीडेंट को एक दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, तो मेरी छुट्टी की दरख्वास्त उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। काश अली मोहम्मद ख़ान साहब को ये भी याद होता कि जब वालदा के इंतकाल पे मुझे मौका नहीं दिया गया था कि मैं उनकी जो एक दिन के लिए मज़ीद मैं अपनी वालदा के लिए दुआ कर सकता या अपने अहले खाना से मुलाकात कर सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैंसर का मरीज़ हूँ और मुझे जेल से जब भी अदालत लाया जाता था तो कैदियों की वैन में लाया जाता था जिसकी सीटें बड़ी सख्त होती थी, और इसलिए लाया जाता था कि सबको पता था कि मेरी कमर के अंदर दर्द है और जो कमर की तकलीफ़ है उसमें इजाफा करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है मैंने वो तकलीफ़ बर्दाश्त की। फिर उन्होंने ये कहा कि घर से खाना तो हमें भी नहीं दिया जाता था, दवाइयाँ भी तक हमारी बंद थी और जिस किस्म के सेल थे वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी तकलीफ़ों का जिक्र नहीं करते और हम दुआ करते हैं कि जिस तरफ से जिस तकलीफ़ से हम गुजरे हैं, इमरान खान साहब या उनका ख़ानदान या दूसरी पार्टियाँ और उनकी क़यादत उस दुख से ना गुजरे। लिहाजा हम ऑफ़र करते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें ताकि हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकें और मामला ठीक कर सकें। इसमें उमर अयूब साहब जो है ना वो खड़े हुए और उन्होंने कहा जी बात उस वक्त होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, और साथ उन्होंने नाम लिया कि देखें आप फॉर्म 47 के गवर्नमेंट हैं, आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, आपको उस शख्स को हक़ देना चाहिए जिसने ये इलेक्शन विन किया है। फॉर्म 45 के तहत ये गवर्नमेंट बननी चाहिए, तभी पाकिस्तान बहरान से बाहर निकल सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, हसन न्याजी हैं, जब तक ये लोग बाहर नहीं आते, हमारा लीडर यानी इमरान खान बाहर नहीं आता, और जब तक ये लोग जो कैद हैं ये बाहर नहीं आते, उस वक्त तक गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लिहाजा उमर अयूब साहब ने मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि उमर अयूब साहब वही हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते थे, और इन्होंने बाकायदा बजट भी एक बार मरतबा पेश किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उस वक्त ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उनके दफ्तर के बाहर बैठते होते थे और इनकी पूरी कोशिश होती थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन आज वो उसी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर जो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है उसको झटक रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए, इसको वक्त का हेर फेर कहा जा सकता है, मुकद्दर का हेर फेर कहा जा सकता है, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि वक्त फिरते देर नहीं लगाता। आज उमर अयूब साहब ये हरकत कर रहे हैं, कल हो सकता है कि उमर अयूब साहब को दोबारा किसी दरवाजे पे बैठना पड़े और वहाँ पे फिर उन्हें अपने माजी से शर्मिंदा होना पड़े। तो मेरा ख्याल ये है कि गुड जेस्चर्स जो होते हैं उनका जवाब गुड जेस्चर्स होना चाहिए, उसको इस तरह हकारत के साथ या एक नफ़रत के साथ झटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जब वक्त बदल जाए तो फिर इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो उमर अयूब साहब को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए, इमरान खान साहब को भी अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलाग में मुलाकात होगी।